एक नई सीरीज के साथ आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आरआरबी टेक्नीशियन द्वारा ग्रेड 3 का एग्ज़ाम 8 दिनों में 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और प्रत्येक शिफ्ट में मैथ से 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम अलग-अलग वीडियोज़ में डीप एवं ईज़ी मेथड के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आप लोग भली-भाँति ये भी जानते हैं कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो चाहे रेलवे का हो या एसएससी का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पीवाईक्यूज़ का ही होना है। तो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सब जानते हैं। तो आज की जो इस वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम 20 दिसंबर का जो शिफ्ट 3 में शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर को, उसमें मैथ से जितने 25 क्वेश्चन पूछे गए उसका हम बेहतरीन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न बोला है कि एक धनराशि 4 व्यक्ति ए, बी, सी, डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी को बी से 800 अधिक प्राप्त होते हैं तो डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत ईजी प्रश्न है। जैसे बोला है कि ए बी सी डी को, ए है, बी है, सी और डी, इनको 4, 7 और 9 और 3 के अनुपात में पैसा वितरित की जाती है। अनुपात से जब बाहर निकलेंगे तो ये यूनिट में वैल्यू हो जाती है 4x, सॉरी ये 7x है, ये बी की वैल्यू 7x, सी जो है 9x और डी को 3x के रूप में पैसा वितरित की जा रही है, धनराशि वितरित की जा रही है। और आगे बोल रखा है कि यदि सी को बी से 800 अधिक मिलता है, सी को बी से कितना 800, प्रश्न में कितना है 2x की, दो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x की क्या है, ज़्यादा बढ़ोतरी है सी के पास, धनराशि जो है सी को बी से 2x ज़्यादा मिली हुई है। अब प्रश्न में बोल रखा है कि 800 रुपया धनराशि ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 400, एक्स की वैल्यू 400 आ गई। तो पूछ रखा है कि डी को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। तो डी को कितनी धनराशि मिल रही है, 3x, 3x मतलब 3 गुना एक्स की वैल्यू क्या है 400, तो 3 गुने 400 यानी 1200 रुपया डी को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास यहाँ बी, दूसरा। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगला प्रश्न है 12 और 39 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है वो बताना है। 12 और 39 के बीच में जितनी भी प्राकृत संख्या है उसका औसत बताना है। जितनी है उतनी नहीं, जो 5 से विभाज्य है, ये भी एक मेंशन कर रखा है। तो आते देखते हैं 12 के बाद कौन सी संख्या जो 5 से विभाज्य है, 15 है, फिर इसके बाद 20, इसके बाद 25, देन ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो 39 के ठीक पहले 35 जो होगी 5 से विभाज्य होगी। और इन सभी का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो एवरेज बताने के लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला आता है। जब क्रमागत में हो तो एवरेज बताने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद प्लस लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, दोनों का योग करके हम 2 से डिवाइड करते थे, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है 15 प्लस अंतिम टर्म क्या है, अंतिम पद है 35, दोनों का योग इजीली हम कर सकते हैं, 35 40 50 हो जाएगा, 50 में 2 से डिवाइड करेंगे, 25 द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी और बिल्कुल आसान तरीके से 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बारे माइनस और स्क्वायर का मान याद कीजिए। ओके, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए ही लिखते हैं। ठीक है, प्लस कोई नहीं बात ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। इसमें आपको फार्मूला याद करने होंगे, हम यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक फार्मूला होती है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है 1। तो यहाँ से ही हम निकल के आया है कि अगर कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो, यानी ये -1 इधर आ जाए तो ये व्यंजक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए, यहीं से ही सूत्र बना हुआ है। प्लस, तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए, ये भी एक सूत्र होता है, ये तो ध्यान रखेंगे। दूसरा सूत्र ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, राइट, अब माइनस कॉट स्क्वायर ए अंत में है ही। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएंगे। यहाँ है सेक स्क्वायर ए, यहाँ भी है सेक स्क्वायर ए, तो 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 2 सेक स्क्वायर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल है, इसे समझेंगे बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए इसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है, एक व्यक्ति है जो 5 रुपये इन्वेस्ट करके 6 पेंसिल ले लेता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, देखते हैं। एक व्यक्ति जो है 5 रुपया में 6 पेंसिल ले लेता है, 6 पेंसिल खरीद लेता है। ओके, तो यहाँ हम ये चीज़ समझेंगे, अपना पूरा फोकस इस प्रश्न पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है वो कि 6 रुपया में 5 पेंसिल बेचता है। यहाँ पे पेंसिल कितना बेच रहा है 5, कितना 5, लेकिन खरीदा कितना है 6। तो ध्यान रखेंगे, पूरा फोकस हमें पेंसिल पे करना है, पेंसिल की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी ये प्रयास करेंगे। तो एक पेंसिल जो खरीद रहा है उस भाव में एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी 5/6 रुपया।
ओके, एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी 5/6 रुपया। हमें अब 5 पेंसिल की कीमत पता करनी होगी क्योंकि वो 5 पेंसिल बिक रहा है। तो 5 पेंसिल के दाम पता करने के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे। तो ये 5 पेंसिल के दाम आ जाएगी, यानी 25/6 रुपया हो जाएगा 5 पेंसिल की कीमत उसके खरीदने के हिसाब से, जिस हिसाब से उसने खरीदा है। ठीक है, वो 5 पेंसिल कितने कितने की लागत उसकी पड़ रही है 25/6, यानी ये उसकी क्या होगी सीपी होगी, यानी कॉस्ट प्राइस होगी। ये बातें ध्यान रखेंगे। अब वही 5 पेंसिल वो 25/6 रुपये में खरीदा है, लेकिन बेच कितना रहा है 6 रुपये में। कितने रुपये में 6 रुपये में बेच रहा है। यही सेम 5 पेंसिल 6 रुपये में बेच रहा है, तो इसमें लाभ प्रतिशत बोल रहा है। ओके, तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, यानी कि हमें प्रॉफिट बताने के लिए, लाभ बताने के लिए उसने बेचा कितना में 6 रुपया। 6 में से था कितना 25/6 रुपये, उसे पड़ा 25/6 रुपया, लेकिन बेचा 6 रुपया में। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 36 में से जाएगा, 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 होगा। क्या होगा 11, 11/6, 11/6 प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट पर लिखेंगे 11/6 भागा में सीपी। सीपी कितना है उसका 25/6, 25/6 गुना 100, राइट। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे, गुना 100। 6 से 6 कट गया, 25 चौका 100, यानी 11 चौक 44% उसको लाभ हो गया। आया समझ में? बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और स्टेप बाय स्टेप आप इसमें चाहें तो इतनी स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें से बहुत सारे स्टेप आप काट सकते हैं। यहाँ पे स्टेप कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने समझाने के लिए आपको इतना स्टेप में लिखा है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बिना समय को गंवाएं। अगला प्रश्न है कि 15% की छूट देने के बाद 20% की लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 रुपया है। ओके, इसमें एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या होता है कि जब सीपी और एमपी की बात हो तो एक में एक रेशियो का फॉर्मेट होता है। क्या होता है सीपी अनुपात एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत है, अनुपात 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ये एक सूत्र बनता है। आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, जहाँ सीपी और एमपी की बात की गई हो प्रश्न में, ये फॉर्मूला अपना के आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में हम देखेंगे जब सीपी एमपी की बात की गई है, सीपी एमपी की बात की गई है, तो प्रश्न में दिया है कि 15% छूट देने के बाद 20% की लाभ अर्जित करने के लिए, यानी छूट इन डिस्काउंट 15%, 100 में से 15 कम करेंगे तो कितना होगा 85, कितना होगा 85। एमपी अब लिखेंगे तो 20% लाभ, 100 प्लस यहाँ 20 रखेंगे तो क्या होगा 120, 120। हम इसे काटने का थोड़ा प्रयास करेंगे, 17×5 = 85, 24×5 = 82, यानी सीपी और एमपी का अनुपात क्या हो गया 17:24। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि दुकानदार किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें, यानी कितना एमपी मार्क करें, मार्क प्राइस कितना करें ताकि क्रय मूल्य उसके लिए 153 रुपया हो। क्रय मूल्य 153, यानी 17 क्या है सीपी है, 17 की वैल्यू 153, तो 1 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 9, तो 24 की वैल्यू पूछा है, यानी एमपी पूछा है। तो एमपी है 24 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 9 थी, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। 24 यूनिट की वैल्यू 24×9 = 216, इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ईजी है, जो कि सारे शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहला हो गया 2, फिर 3, इसके बाद 5, इसके बाद कौन सी संख्या होती है 7, 7 के बाद 11, फिर 13, 13 के बाद होगी 17, 17 के जस्ट बाद 19, 19 के बाद कौन सी नंबर होगी 23, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 23 के बाद क्या होगी 29। ये हमारे पास 10 प्रथम अभाज्य संख्या हो गया, इसका औसत बताना है। ठीक है, इसको औसत बताने के लिए हमें सारे को जोड़ना पड़ेगा, सारे को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद हम 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर होगा। सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो 2 3 5 7 17, 5 5 10 17, 17 11 28 10 38 31 41 41 और 7 58 58 और 9 प्लस 23 प्लस 29, ये सबको जोड़ेंगे तो इसलिए आपके पास 129 होगा। कितना होगा 129, 129 बटा हम 10 से डिवाइड देते हैं, यानी 12.9 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला ही प्रश्न बहुत ईजी है। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न बोला है कि यदि छात्र ए द्वारा कुल प्राप्त अंक 260 है, कुल प्राप्त अंक 260, तो परीक्षा में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल प्राप्त कितने हैं, कुल प्राप्त अंक कितने हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि जो छात्र ए है वो तो 260 अंक प्राप्त किया है। टोटल प्राप्त अंक उसके पास कितना है 60, 260 है। कितने 260, ओके ठीक है। भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में बोल रहा है कि उसने कितना अंक प्राप्त किया ये बताओ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भौतिक के लिए ये ग्रीन लाइन है और अंग्रेजी के लिए येलो है। तो भौतिक में उसने ये 25% प्राप्त किया है अंक, और अंग्रेजी में 10%, इन दोनों मिला के कितना प्राप्त किया 35% अंक प्राप्त किया। कितना अंक दोनों मिला के 35%। और इस तो नंबर में पूछा है कि विज्ञान और अंग्रेजी में बताइए कितना, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो उसने 260 उसके टोटल मार्क्स थे। टोटल मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू 260 था। हमें बतानी है 25 10 35% की वैल्यू। तो यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 260 बटा में 100,
फिर 35% अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान का जब परसेंटेज मार्क्स हम ऐड करेंगे तो 35% आ रहा है। हमें 35% की वैल्यू बतानी है। इन 260 बटा में 100 गुना 35। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब इसे काट छाट करेंगे कितना हो जाएगा, जब ये कट गया, ये हो गया यहाँ पर 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी का 10, सॉरी 2 5 10, 7 5 35, 13 दूनी का 26, 13 7 91, 91 हो गया उसका भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी के कुल मार्क्स। ओके, आई होप सब समझ में आया होगा। बहुत ईजी प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 9/10 भागा 4/5 + 1/10 का मान बताइए। बहुत ईजी प्रश्न। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्यूशन करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो होगा वैल्यू वो यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ बन जाएगा 8 + 1, राइट। 9/10 भागा यहाँ भी 9/10, जब 9/10 सेम सेम कटिए क्या हो जाएंगे, एक। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न इसका भी वैल्यू निकालना है। इस व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्डमास को नियम लागू करते हैं। सबसे पहले हम गुना करते हैं। 6 6 क्या 36 - 6, ये प्लस माइनस 1 कट गया, बचा कितना 36। ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें बोल दिया है कि आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4। आयत की भुजा क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया। लंबाई ऑफ कोर्स बड़ा होगा, चौड़ाई छोटा होगा। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है, बाहर निकालेंगे तो हम समझते हैं कि यहाँ पे 4x हो जाएगा, ये क्या होगा 1x। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम लोग देख लेते हैं। आयत का परिमाप जो होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, 2 × L + B। तो परिमाप तो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है 50 सेंटीमीटर। 2 × L + B, L + B कितना हो जाएगा 4x 5x, ये कटेगा 25 बार में, और ये फिर से कट जाएगा 5 बार में। यानी x की वैल्यू क्या होगी 5, x की वैल्यू 5। यानी लंबाई कितनी होगी, लंबाई था 4x, x की जगह 5 रखेंगे तो 4 5 20। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई 1x था, यानी 5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई। अब पूछा क्या है कि वर्ग का परिमाप क्या है। वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। समान मतलब बराबर। क्या, यहाँ यही इसके बाद लिखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा के स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। भुजा स्क्वायर हमारे पास है नहीं, भुजा है ही नहीं कि भुजा वर्ग का भुजा कितना सेंटीमीटर, ये तो है ही नहीं। लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई एक 20 है, एक 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो भुजा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। भुजा कितना हो जाएगा 10, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर भुजा हो गया। यही से प्रश्न हम आगे की सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बोला है क्या कि वर्ग का परिमाप। अब किसका परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप ही हमें फाइंड करके आंसर बतानी है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, और भुजा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। कितना है 10, 10 चौका 40 सेंटीमीटर, ये तो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इस प्रश्न में एक खूबसूरत सी सूत्र होती है, क्या होती है, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री बटा में n क्या है, जहाँ पर यहाँ समझने वाली बात है कि n जो दिख रहा है वेरिएबल, ये भुजाओं की संख्या। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ये सूत्र समझ में आ गई। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें बोला कि जो समबहुभुज है उसकी प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। अब यहाँ पे जाने वाली बात ये है कि बाह्य कोण, कोई भी समबहुभुज है उसके अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं, दोनों का योग 180 होता है। तो बाह्य कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से आप 165 घटा लो तो कितना हो जाएगी 15 डिग्री बाह्य कोण। अब इस सूत्र पे हम पुट कर लेंगे। तो 15 बाह्य कोण हो गया और बाह्य कोण बराबर होता है 365 डिग्री बटा में n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, n इधर आएगा तो 360 बटे में 15। जब इसे काटेंगे तो हमें 24 डिग्री नहीं 24 n की संख्या आएंगी। n की संख्या क्या आएंगी 24। जब काट करेंगे तो 24 भुजाओं की संख्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ईजी है, इसे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। बहुत आसान प्रश्न। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। किसे, स्वयं से कटे, बाकी किसी भी और संख्या से ना कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है 2 3 5 7 डॉट, ये स्वयं से कटेंगे और एक से कटेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही है जो स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसमें। इसमें बोल रहा है कि तरुण जो है, एक तो लड़का है तरुण और दूसरा है नयन, ठीक है। इसमें इनकी क्या दे रखा है कि 25% अधिक कुशल है, इफिशियंसी दे रखा है, क्षमता। ये इफिशियंसी मतलब हम यहाँ क्षमता लिख रहा हूँ, ठीक है। 25% अधिक कुशल है, 25% की मतलब होता है 1/4, 1/4 यानी कौन कुशल है अधिक, 25% अधिक कुशल है कौन? तरुण नयन से। जब नयन की इफिशियंसी 4 है तो तरुण की इफिशियंसी क्या होगी? 5। ये अनुपात हो गया इफिशियंसी का। और यहाँ पे देखेंगे कि समय सॉरी काम जो है सेम है, उसी काम सेम है। तो काम बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम वर्क बराबर देखेंगे तो वर्क बराबर होता है क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय। यहाँ में दोनों नयन और जो तरुण है दोनों की काम जो है सेम है, दोनों का वर्क सेम ही है। तो क्षमता दे रखा है तो समय क्या होगा? इन्वर्स होगा। यहाँ पे समय क्या हो जाएगा? टाइम उल्टा हो जाएगा। समय इनको 4 लगेगा, इनको लगेगा 5 यूनिट। अब यहाँ चीज़ें समझेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि नयन जो है काम को 25 दिन में करता है। नयन जो है 25 दिन में करता है, यानी 5 की वैल्यू क्या हो गई? 25। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो तरुण को पूछा कि तरुण कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो तरुण का टाइमिंग क्या है? 4 है, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20। 20 द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत खूबसूरत है, इसे समझते हैं। पहले पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। क्या घोषित दिया? अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं? परीक्षा में अधिकतम क्या मार्क्स होगा, वही तो बच्चा प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले यही हमें जानना होगा कि जो ये एग्ज़ाम हो रहा है, जो ये परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में अधिकतम मार्क्स कितने हैं? अधिकतम जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे कि कितनी हाईएस्ट मार्क्स की एग्ज़ाम ली जा रही है, ठीक है। तो वहीं हम तो अचीव कर पाएंगे ना अधिकतम, उससे तो ज़्यादा तो नहीं ला पाएंगे। अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो हम अधिकतम कितने ला सकते हैं? 100 ला सकते हैं। 110, 105, 101 तो नहीं ला सकते। तो अधिकतम अंक हमने मान लिया कि 1 से, सपोज दैट। तो हमने मान लिया कि उस एग्ज़ाम में अधिकतम कुल अंक 1 से, ठीक है। किस एक जो लड़का है, एक विद्यार्थी है, वो अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। क्या होने के लिए? उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है। पास होने के लिए 780 नंबर आपको लाना होगा। ओके, बहुत बढ़िया। सोनल जो लड़का है वो 728 नंबर ला रहा है। यहाँ लिखते हैं कि 728 नंबर वो लेके आ रहा है। 728 अंक उसको मिल गया है, लेकिन उसे 5% अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। इन 5% से, यानी वो जो कुल मार्क्स थे उसके 5% उसने नहीं ला पाया। उसने नहीं ला पाया। अगर ला पाया होता तो वो क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता। अनुत्तीर्ण नहीं होता। तो उसने अगर 728 मार्क्स ले आया, ध्यान से समझेंगे, 728 नंबर सोनल ने मार्क्स ले आया और वो 5% से जो मार्क्स थे, टोटल जो मार्क्स थे उसके 5% से उसने फेल हो गया उस एग्ज़ाम में। तो अगर 5% ला लिया होता और उसके जो और 5% ले आया होता और पहले से जो 728 नंबर थे, इन दोनों का जब जो योग बनता तो उसका पासिंग मार्क्स होता 780 के बराबर हो जाता। एग्जैक्टली, बहुत ईजी है। तो 780 माइनस 728, ये 728 इधर आ गया। यहाँ पे बन जाएगा 1/5/100, ठीक है। ये कट जाएगा 20 बार में, ईजी है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 8 2 10 3 5 8 यानी 52 बन रहा है। 52 यहाँ 20 भागा में इधर आएगा गुना में। तो हमारे एक्स की वैल्यू, एक्स क्या थी? अधिकतम मार्क्स था, कुल मार्क्स था। तो 52 गुने 2 104, एक जीरो चिपका देंगे, यानी एक्स यानी अधिकतम वैल्यू हमारे पास मिल चुका है। यानी अधिकतम मार्क्स 1040 होने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत खूबसूरत है। एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 85,000 निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। जो समय है, जो टाइम, वो 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर्स के लिए, और साधारण ब्याज की रेट क्या है? रेट जो है यानी दर है 7.5% है। दर है 7.5%। निवेश कितना कर रही है, यानी प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 85,000। और हमें इस प्रश्न में पूछा कि वह धनराशि क्या आती है जो 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी, यानी मिश्र धन, यानी अमाउंट पूछ रखा है इस प्रश्न में। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो निकाले थे हम परसेंटेज इंटरेस्ट। चलिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं हम। परसेंटेज इंटरेस्ट क्या होगा, यानी उसके कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मिलेगा 4 वर्षों में। तो ये बताइए भैया, एक साल में उसका 7.5% मिलता है। 7.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15/2%, ठीक है। 7 दूनी 14, 15/2%। तो एक साल में 15/2% उसको ब्याज मिल रहे हैं। तो 4 साल में कितने मिल जाएंगे? 4 से गुना कर देंगे, 2 दूनी का 4, यानी 30% ब्याज उसको मिलेंगे। कितना प्रतिशत? 30%। तो यहाँ से परसेंटेज इंटरेस्ट की वैल्यू 30% हो गया था। परसेंटेज अमाउंट हम निकाल लेंगे, परसेंटेज अमाउंट, क्योंकि अमाउंट हमें चाहिए मिश्र धन। तो 30% तो क्या है? उसका इंटरेस्ट है 4 साल की। 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30/100। ये करेगा 3/10। परसेंटेज अमाउंट निकालने के लिए हम 3 में 10 को योग कर लेंगे, इन 13/10 क्या हो जाएगा? परसेंटेज अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब 10 अगर प्रिंसिपल है तो 13 उसको अमाउंट के रूप में मिलेगा, मिश्र धन के रूप में, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा
ये तो क्या हो गया, परसेंटेज अमाउंट हो गया। परसेंटेज अमाउंट अगर चाहें, परसेंटेज अमाउंट को हमने भिन्न में चेंज कर दिया है 13/10। अगर परसेंटेज अमाउंट और जानने हम अगर निकालने का प्रयास करें तो 130% हो जाएगा परसेंटेज अमाउंट, क्योंकि 30% क्या है, इंटरेस्ट है, 30/100, तो 130/100 हो जाएगा, 130% उसका परसेंटेज अमाउंट हो गया। यहाँ तो या तो हम यहाँ काटते हैं, ठीक है, यहाँ से फिर से समझाते हैं, ठीक है, यहाँ से फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ईजी रहेगा। ये हो गया 30% हमारा परसेंटेज इंटरेस्ट। 30% मतलब 30% का मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ ध्यान समझेंगे, 30/100, यानी कि 100 प्रिंसिपल है तो उस पर 30 क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। ये 30 क्या हो गया है, प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यही सब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट की वैल्यू 130 यूनिट हो जाएगी। 100 + 30, 100 प्रिंसिपल इंटरेस्ट 30, 130 यूनिट अमाउंट हो जाएगा। राइट, हमें अमाउंट की वैल्यू चाहिए। आप देखेंगे कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखा है, प्रिंसिपल हमने यूनिट में कितना निकाल रखा है, 100 यूनिट। 100 की वैल्यू प्रिंसिपल में कितना है, 85,000, 85,000। तो हमें चाहिए 130 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू पर निकाले थे, एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 85 पे एक जीरो चिपकेगा, 2 जीरो कट जाएगा। मुझे चाहिए 130 की वैल्यू, तो 850 गुना 130, ठीक है, तो 2 जीरो तो चिपकेगा ही, ये 2 जीरो, 13×5 = 65, 6, 13 × 14 से 104, 104 6, 110, 110, यानी टोटल कितने बन गए, 1,10,500, 1,10,500 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक्स में से एक्स का 90% घटाना, तो एक्स को किससे गुणा करने के समतुल्य है। ओके, बहुत ही ईजी प्रश्न है ये, इसे समझते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें बोल रखा है कि एक्स में से एक्स का 90% घटाना, एक्स में से एक्स का 90%, एक्स का ही 90% जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो एक्स को किससे गुणे के बराबर समतुल्य होगा। तो एक्स को मान लेते हैं हम जेड के गुणे से बराबर, जेड के गुणे के बराबर होंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस एक्स गुणे 90/100, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ हमें हो गया एक्स जेड। ये होगा 10x, 10x में से 9x होगा कम, तो x/10, इधर होगा एक्स जेड। जेड की वैल्यू बतानी थी, एक्स से एक्स कट गया, जेड बराबर जेड बराबर 1/10, 1/10 की वैल्यू क्या होंगे, 0.1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समषष्ठभुज यानी एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन यानी समषष्ठभुज, राइट, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो इसकी सूत्र होती है 3√3 इंटू एस स्क्वायर बटा में 2 यहाँ पे एस बराबर साइड लेंथ होगा, एस बराबर षष्ठभुज की लेंथ होगा, साइड की लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आप फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ में एरिया साइड लेंथ दे रखा है, इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्या है 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बताइए, फॉर्मूला पर रखिए, 3√3 गुना एस स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर, 6 गुने 6 बटा में 2, 2 3 6, 6 18 18 18 54√3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है 40:35 समानुपात 35 गुना के, तो के का मान ज्ञात कीजिए, के -1 का वैल्यू बतानी है। तो पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ तो अब समझ चुके हैं कि बाहर से बाहर गुना, अंदर से अंदर गुना, तो बाहर से बाहर गुना करेंगे तो 40 के होगा, 40 के बराबर 35 गुना 35, राइट। अब इसे काट छाट करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास होगी कितनी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 गुना 35 बटा में 40, 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, ठीक है। यहाँ होगा 7 × 35 के पास मिलती है, 17 21 21 3 24, 245 बटा में 8। हमें बतानी है के -1 की वैल्यू, यानी एक घटा देना है, 245 - 8 बटा में 8। यहाँ पे मैंने -1 कर दिया, तो 245 - 8, 245 में से जब 8 घटाएंगे तो 237 बटे में 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि 20% के वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। मानते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल है, ये रहा अमाउंट, प्रिंसिपल 1 है, वो कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी यानी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम परसेंटेज इंटरेस्ट निकालेंगे, परसेंटेज इंटरेस्ट यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 1 की, किस पे, 1 पर यानी प्रिंसिपल पर बटा में 100, यानी कि 100% परसेंटेज इंटरेस्ट हो गया। परसेंटेज इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, परसेंटेज इंटरेस्ट बराबर होता है रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम। तो यहाँ पे 100% परसेंटेज इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20% का रेट है, तो 100 में जब हम 20% के भाग देंगे, 20 सही, हमारे पास टाइम आ गया 5 साल, 5 साल में चीज़ें क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 20% के साधारण ब्याज की दर से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमित और अमिता की आयु का योग, अमिता और अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो अमृता और अमित से कितने वर्ष छोटी है। तो यहाँ पे हम अमित को क्या करते हैं, थोड़ा मान लेते हैं कि ये एक्स है,
इतनी लंबा नाम नहीं याद रखें, हम शॉर्ट में कर लेते हैं। अमिता है वाई, अमित हो गया एक्स, अमिता हो गया वाई, और अगला नाम है अमृता जो कि इसे जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अमित और अमिता के आयु का योग यानी एक्स प्लस वाई का योग अमिता और अमृता, अमिता क्या है वाई और अमृता होगी जेड के आयु का योग से, इनके आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, मतलब ये अधिक है। फिर से समझेंगे प्रश्न को, अमित और अमिता की आयु का योग अमिता और अमृता के आयु के योग से 15 वर्ष ये अधिक है। तो हमें बराबर करना है, तो बराबर करना है तो इनमें हम 15 वर्ष अधिक कर लेंगे, तो दोनों बातें क्या होगी, बराबर होगी बराबर है। ये बोल रखा था कि अमित और अमिता के आयु का योग अमिता और अमृता के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हमने 15 वर्ष ऐड कर दी। अब कटाएंगे तो ये वाई से वाई कट गया, तो हमें क्या बचा एक्स बराबर जेड प्लस 15। ठीक है, तो अब प्रश्न में क्या किया है कि अमृता, अमृता यानी जेड, जेड जो है अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है, कितने वर्ष छोटी है, यानी अमृता की वैल्यू बतानी है। तो अमृता जो है अमित से कितने वर्ष छोटी है, तो ये कब, यहाँ इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये हो गया अमित, ये होगी अमृता, तो अमृता कितने वर्ष छोटी होगी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। क्यों, यहाँ ध्यान से देंगे ये कब बराबर हो रहा है, जब हम एक्स्ट्रा 15 यहाँ दिखा रहे हैं, जब ये 15 हटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन में 15 की कमी हो जाएगी, कितने की 15 की कमी हो जाएगी, यानी 15 वर्ष की छोटी है किससे, इससे अमित से। राइट आंसर इज थर्ड। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। दो पाइपें एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह ज्ञात होता है कि टंकी की तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी पूरी भरी हुई हो तो उस दौरान कोई पाइप खुला ना हो तो रिसाव यानी छेद जो है कितने समय में इसे खाली कर देगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक के पाइप है एक्स और दूसरी पाइप है वाई, इसको ये टंकी को भरने में 21 घंटे लगाता है एक्स और वाई 24 घंटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों जो पाइप हैं इस टंकी को भरने में कितना समय लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैल्यू एलसीएम निकालेंगे तो ये 8 गुना 3 और 3 का 24 ही होगा। इसमें आपके पास 3 समाई थे तो हमने 7 एक्स्ट्रा रख रखा। जब 21 से डिवाइड देंगे तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 8, एक्स का एफिशिएंसी 8, वाई का एफिशिएंसी क्या होगा 3 का 24 भाग देंगे इसमें 24 से तो 7 बचेगा, 7 हो गया वाई की एफिशिएंसी। तो एक्स प्लस वाई ये पूरी टंकी की कैपेसिटी होगी 8 गुने 3 गुने 7, ये हो गया 8 7 15, तो 3 5 15 यानी 8 7 56/5 घंटे में ये दोनों पाइप टंकी को भर देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ हमें होगी क्लियर। अब बोला है आगे कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, और यह ज्ञात होता है कि टंकी की तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब दोनों पाइप खोल दिया जाता है और ज्ञात हो जाता है कि टंकी की तली में रिसाव हो रहा है, एक छेद हो गया है, उस छेद के कारण 48 मिनट अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे कि तीनों जो मिल जाते हैं यानी एक्स प्लस वाई और जेड जो है वो पानी निकाल रहा है, इसे माइनस हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये मिलके कितना समय लगा रहे हैं टंकी को भरने में, तो 48 मिनट अधिक यानी 56/5 घंटे तो इन दोनों के द्वारा भरने में लगते थे। इसके साथ साथ 48 मिनट यानी 48/60 कर लेते हैं घंटा में, ये जब सॉल्व करेंगे तो टोटल 12 घंटा हमारे पास मिलेगा। 12 घंटे में ये पूरा भर पाते हैं। एक्स वाई प्लस में एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इन तीनों को अलग अलग समझेंगे फिर से, इसको 21 घंटे में भरने में, इसको 24 घंटे में और इसे 12 घंटे में। तो इन सब की एलसीएम तो वही होगी 8 गुने 3 गुने 7 है, ये इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 8, इसकी इफिशियंसी 7 और इसकी इफिशियंसी क्या होगी 3 चौके 4 दूनी 8 7 दूनी 14, यानी एक्स और वाई के मिला के कितना इफिशियंसी था 15, इन दोनों का इफिशियंसी 15 हो गया। तो जेड का क्या 1 है इफिशियंसी, जेड का इफिशियंसी 1 यानी 14 तो टोटल है तीनों के मिला के 15, एक्स प्लस वाई का है, जेड एक माइनस कर रहा है निकाल रहे हैं, जेड की एफिशिएंसी क्या होगी 1 हो गई। तो अब क्या बोला है कि जब टंकी पूरी भरी हुई तो उस दौरान कोई पाइप खुला ना हो तो रिसाव छेद कितने समय में खाली कर देगा, उस रिसाव जो ये उसकी क्षमता क्या है 1 निकालना। तो आप देखते हैं कि उस टंकी की कैपेसिटी है 8 गुने 3 गुने 7 और जो जेड है जो निकाल रहा है छेद उसकी कैपेसिटी है 1 निकालना। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 1 24, 24 आते 168 घंटे में वो टंकी को खाली कर देगा उस छेद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये पूरी बेसिक तरीके से मैंने समझा रखा था, इसे अब चाहे तो आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक्स आते हैं लेकिन ट्रिक्स ना बताकर मैंने बेसिक तरीके से आपको समझाया है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। आप जब बेसिक आपको क्लियर रहेगा तो ट्रिक भी सीख पाएंगे। तो ट्रिक हम अगले कोई ऐसा शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें मैं जिक्र जरूर करूँगा। तब तक के लिए आप बेसिक को समझिए और इन्जॉय करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न में दो समीकरण है, इसका हल पूछा है कि हल का इसका क्या नेचर है। तो हम सबसे पहले ये तो a1 हो गया, तो इसका a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 हो गया 3, a1 कितना हो गया 3, a2 की वैल्यू इसमें से -6 बराबर में हो गया क्या 1/-2। b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, तो b1/b2 में b1 की वैल्यू क्या है -5, -5 b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू +10 कितना
+10 यानी ये इसका भी वैल्यू -1/2 हो गया। C1/C2 निकालते हैं। तो C1/C2 में C1 हो गया 7 है और C2 भी हो गया 7 यानी 1/1 यानी 1 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये समीकरण जब स्थिति होगा तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आप एक बेसिक देख लेंगे कॉन्सेप्ट कि ये जब देखेंगे इसमें जब स्थिति होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसकी लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पैरेलल होता है, लाइन पैरेलल होती है, लेकिन उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इस तरह यह है, बाकी सब चीज़ आप देख लेंगे एक बार वीडियो पॉज करके। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, यदि ये वैल्यू दी रखी है, इसमें x की मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, ठीक है। तो इसी के तहत हम इसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,000 x बराबर ये a² - b², इसका मतलब हो जाएगा a + b, इन दोनों को जोड़ करेंगे, इन जोड़ को जोड़ करेंगे तो 10,000 बनेगा इंटू a - b, इसमें से इसमें एक को घटाएंगे तो 9,964। ओके, यहाँ से 10,000 से ये 10,000 कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 9,964 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान प्रश्न है, कैलकुलेटिव प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है बताने के लिए हम देखेंगे रेलगाड़ी किसको पार करी है, खंभे को। तो बहुत ही आसान है, चाल में समय से हम गुना कर लेंगे, 4 गुने समय। जब खंभे को पार करें या पोल को पार करें तो चाल में समय से गुना कर लेंगे। यहाँ पे चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन जो है मीटर में है और समय सेकंड में भी दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम गुना करते हैं 5/18 से। तो 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। तो 90 को हम गुना कर लेंगे 5/18 से, गुने समय है 5, समय कितना है 5, 18 × 5 = 90, 5 का क्यूब 125 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन नंबर 4। अगला एवं अंतिम प्रश्न इस पेपर का है, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या चयन कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। ये 4 के पावर 50 है, 2 के पावर 100 है और 16 के पावर 25 है। इन तीनों संख्याओं को तुलना करने के लिए बोल रहा है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कि बराबर है, आप इसे तुलना करें। तो इसके लिए आपको बेस को सेम करना पड़ेगा, जिसमें इसमें बेस है 4, इसमें 2, इसमें 16, तो बेस को इक्वल करेंगे। 4 के पावर 50 है, 4 के पावर 50 मतलब क्या होगा, 2 के पावर 2, इन 4 को मैंने 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 और ऊपर 50 है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला में जुड़ा हुआ है, इसे नहीं तोड़ सकते, 2 के पावर 100 ही रहने देते। 16 है तो 16 को 2 बेस बनाना है, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे, ताकि 2 के पावर 4 लिखेंगे तो 2 के पावर 4 16 बन जाएगा। अब पावर में 25 हो गया, तो 2 के पावर 50 × 100, 50 × 2 सॉरी 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर 100 ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे 25 × 4 25 होगा। सेम, बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो हम पावर की तुलना करेंगे, तो पावर सब में सेम है, यानी तीनों संख्या क्या है, बराबर है। सभी संख्याएं क्या होगी, बराबर। ऑप्शन नंबर 3। इस तरह को प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यानी बेस को बराबर करते हैं और पावर की तुलना कर लेते हैं। इस तरह टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो 25 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था, उसका सेकंड शिफ्ट ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, उसका 25 क्वेश्चन, इस पेपर का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इजी भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को कंपाइल करके हमने बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको दिया है। आप कृपया करके बस आप कमेंट बॉक्स में आप ये प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, इन 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा। तो आपने यहाँ तक वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।